12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होता है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। सबसे पहले खंड क, चलिए शुरू करते हैं। खंड का में पहला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। गंग कवि राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खा नंबर है, भारतीय युगीन लेखक नहीं है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी और किशोरी लाल गोस्वामी। तो माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय युग के लेखक नहीं है और ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। ठीक है, अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। फिर अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, कुबेर नाथ राय। तो आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा की विधा है, यानी आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी विधा की रचना है। आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 2 का है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, कामायनी, प्रिय, प्रवास, राम की शक्ति पूजा, साकेत। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य मेरे प्यारे बच्चों प्रिय प्रवास है। ठीक है, जिसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और साकेत महाकाव्य मैथिली शरणगुप्त की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छायावाद की समय सीमा है 1918 से 1936, 1915 से 1930, 1921 से 1940, 1900 से 1936। तो छायावाद की जो समय सीमा है मेरे प्यारे बच्चों, छायावाद की समय सीमा है 1918 से 1936। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं किसने कहा था? धर्मवीर भारती ने, अज्ञेय ने, नामवर सिंह ने, निराला ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अज्ञेय। ठीक है, हम राही नहीं राहों के अन्वेषी है, अज्ञेय ने कहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? मीराबाई, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधा है? उपन्यास, निबंध, कहानी, काव्य। तो चांद का मुंह टेढ़ा है ये काव्य है। ठीक है, एक कविता है और किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उस गद्यांश को पढ़ते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या है? पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को साप्रयास रखे, साथ ही सहयुक्त भी रखे। यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहंकार से वियुक्त है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है? बल विक्रम तो पशु में ज़्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है। लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में कि वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग की भावना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भाग्य और पुरुषार्थ नामक चैप्टर से लिया गया है और जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको मिलेगा 2 अंक। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहंकार से वियुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। लोग जब पुरुष से भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से और विमुख कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या कैसे आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों?
रेखांकित अंश में यह कहा गया है कि पुरुषार्थ केवल शारीरिक श्रम या क्रियाकलाप नहीं है। असली पुरुषार्थ वह है जिसमें मानवता का स्नेह और सहयोग की भावना शामिल है। जब व्यक्ति अपने अहंकार से दूर होकर दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है तब वह भाग्य के साथ जुड़ता है। इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि पुरुषार्थ का वास्तविक अर्थ केवल शारीरिक मेहनत नहीं है, बल्कि यह मानवता और सामूहिकता का प्रतीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहा है तीसरा क्या पूछ रहा है, पुरुषार्थ किसे कहते हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पुरुषार्थ उस प्रयत्न को कहते हैं जो व्यक्ति को सप्रयास सचेतन रखे और साथ ही सहयोगी भी बनाए। यह भाग्य से जुड़ने का माध्यम है जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर दूसरे के साथ मिलकर कार्य करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पुरुष और पशु में क्या अंतर है। तो उस पैराग्राफ में लिखा हुआ था, पुरुष और पशु में मुख्य अंतर यह है कि पुरुष केवल शारीरिक बल और दौड़ धूप करने के बजाय स्नेह और सहयोग की भावना के साथ काम करता है, जबकि पशु केवल अपनी शारीरिक क्षमता पर निर्भर होता है। पशु अपने विचार, संवेदनाएं और संबंधों से जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुरुषार्थ किस प्रकार दिखाई देता है। तो पुरुषार्थ का प्रदर्शन स्नेह और सहयोग की भावना के माध्यम से होता है। जब व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, अपनी शक्ति का उपयोग समाज के हित में करता है, तब वह वास्तविक पुरुषार्थ का परिचय देता है। ठीक है, इसके बाद अथवा वाला भी देखते हैं, क्योंकि दो पूछते हैं, आपको एक करना रहता है। तो मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो जहाँ पर मातृभूमि शब्द दिख जाए, ठीक है, पृथ्वी शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, माता शब्द दिख जाए, मातृभूमि शब्द दिख जाए, तो वहाँ पर समझिएगा कि ये राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। पाठ का नाम और लेखक का नाम हाईलाइट कर देंगे, इसके लिए आपको मिलेगा 2 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो यदि मनुष्य हो पृथ्वी ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यदि मनुष्य हो तो पृथ्वी ना हो, यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो इसके लिए भी आपको 2 अंक मिलेगा। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो आप पैराग्राफ में देख सकते हैं, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा यानी मनुष्य के कारण ही प्राप्त कर सकती है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों, तो व्याख्या किसकी करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्याख्या करना है पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे आपको लिखना है। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, इस प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेलकर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नंबर क्या पूछता है, नीचे दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का यह भी होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है पैराग्राफ है, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंद यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पथ पर वारो, लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो ये लिया गया है कहाँ से, गीत चैप्टर से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और मैथिली शरण गुप्त इसके लेखक हैं। तो आपको इसके लिए मिलेगा 2 अंक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे बच्चों किसकी करना है, इसकी, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। उर्मिला काम व्यथित होने पर कामदेव से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे कामदेव, तो मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि एक तो मैं अबला हूँ, दूसरे युवती हूँ और तीसरे वियोगिनी हूँ, इसलिए मेरे इस दशा को देखकर मेरे ऊपर कुछ तो दया कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बसंत का मित्र कौन है। तो बसंत का मित्र कामदेव है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया। तो उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया है। उर्मिला ने अपने, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंदूर बिंद, है ना।
तो उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया है। इसके बाद उर्मिला ने अपने पति को किससे अधिक सुंदर बताया है, तो उर्मिला ने अपने पति को कामदेव से अधिक सुंदर बताया है। इसके बाद अथवा वाला भी देखते हैं, है ना। तो अथवा वाला बढ़ते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव की आवन की, सुध ब्रज गावन में पावन जबे लगी, कहे रत्नाकर गुवालिन की झोर झोर, दौर दौर नंद पर आवन तबे लगी, उजग उजग पद कंजन के पंजन पे, पेक पेक पाती छोती चौहन छबे लगी, हमको लिख्यों कहाँ हमको लिख्यों कहाँ, हमको लिख्यों कहाँ कहन सबे लगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये उद्धव प्रसंग से लिया गया है और इसके कवि जैसा जगन्नाथ दास रत्नाकर है, तो आपको 2 अंक मिलेगा। इसके बाद है पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या हम यहाँ आपको पूरे की बता देते हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, ठीक है, भेजे मन भावन यानी मन भावन उद्धव के आवन की मतलब आने की, समाचार, सुध माने समाचार, जब ब्रज गावन माने ब्रज के गाँव में पहुँची, यानी मनभावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आने का समाचार जब ब्रज के गांव में पहुंची, तो कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं ग्वालियन की झोर झोर यानी गोपिकाओं की झुंड के झुंड, दौड़ दौड़ नंद पौर आवन तभी लगी, दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के घर आने लगी। ठीक है, तो इस तरह से अर्थ लिखेंगे इसका। इसके बाद में है गोपियों के अत्यंत व्याकुल होने के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो कवि कहते हैं कि जब गोपियों को यह ज्ञात हुआ कि उद्धव अपने प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेश लेकर आए हैं, तो वह अपने प्रियतम का संदेश जानने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमको लिख्यों है कहाँ कहान सबे लगे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, सभी गोपियाँ यही कहने लगी। तो चलिए इसका आशय देखते हैं। इसका आशय क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि सभी गोपियाँ अपने प्रियतम द्वारा भेजे गए संदेश को जानने हेतु उत्कंठित हो उठी हैं। वह सभी उद्धव से जानना चाहती हैं कि उनके प्रियतम में उनके लिए क्या क्या संदेश भेजे हैं। वह सभी अपने अपने संदेश को सुनाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो चुकी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश के अलंकार सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो झोर झोर दौड़ दौड़ उजक उजक पेक पेक में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, छाती छौन सबे में अनुप्रास अलंकार है और पद कंजन में रूपक अलंकार है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या पूछ रहा है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, यानी रचनाओं को 80 शब्द में लिखना है। 5 अंक का होता है, 3 अंक साहित्यिक परिचय के लिए और 2 अंक रचनाओं के लिए। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो आपका कवि और लेखक का जीवन एवं साहित्यिक परिचय पढ़ना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कवि का जीवन परिचय है ना, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंद पंत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। अधिकतम 80 शब्द में रहता है, 5 अंक का रहता है। तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का है। ठीक है, जैसे अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य रहता है। जैसे हम हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से, तो यहाँ पर चलता है श्रवण कुमार। इसी तरह अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य चलता है, तो आप उसे जरूर तैयार करेंगे। ठीक है, इसके बाद खंड बा की बात करें तो इसमें 8वां का नंबर है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 अंक संदर्भ के लिए और 5 अंक अनुवाद के लिए। संदर्भ लिखना जरूरी है, तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। तो सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे इसका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, संस्कृत से साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य भास भारभि, भवभूत देव माने क्या होता है, भवभूत आदि, महाकवि माने महाकवि, 100 किए माने अपने, ग्रंथ रत्न माने ग्रंथ रत्न से, अद्याप माने आज भी, पाठका नाम माने पाठकों के, हृदय माने हृदय में, विराजनते माने विराजमान हैं। इयम भाषा असम में मातरम सम्माननीय वंदनीय चा, मतलब यह भाषा हमारे माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो माने क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और उसकी अखंडता, संस्कृत एकमत्व और संस्कृत की एकता, संस्कृत नेव माने संस्कृत से ही सुरक्षितम माने सुरक्षित, शक्यनेत माने शक्यंत माने रखी जा सकती है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, उसका गौरव और अखंडता, संस्कृत की एकता,
संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्त, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुषुप्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है, भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गीवाण भारतीय, कि भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य मधुर और दिव्य है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अर्थ लिख रखा है तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद अथवा वाला भी देखते हैं कैसे आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, अतीते प्रथम कल्पे जना एकम भिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वा आकार परिपूर्णम पुरुषम राजा नाम अकुर्वन, यानी प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने, जना माने लोगों ने, एकम अभिरूपम एक, सौभाग्य प्राप्तम माने विद्वान सौभाग्यशाली, सर्व का आकार परिपूर्ण माने योम सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत एकम सिंहम राजा नाम अकुर्वन, चौपायों ने भी एक एकत्र होकर के एक शेर को राजा बनाया। तथा इसके बाद शकुनिगणा माने पक्षीगण, हिमवत प्रदेश माने हिमालय प्रदेश के, एकस्मिन माने एक, पाषाणे माने पाषाण पर, सन्निपत्त माने एकत्र होकर के। कहा मनुष्यों से राजा प्राज्ञते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेश चाह, तथा चौपायों में भी। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ते, हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम ना वर्तते, राजा के बिना रहना ठीक नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्या इत उक्तवंता, एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा कहा। संदर्भ लिख देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से अवतरित है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ पर अनुवाद लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ख नंबर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। भी सेम होता है 7 नंबर का, 2 संदर्भ के लिए और 5 अनुवाद के लिए। तो संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक का हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के बसंत खंड से अवतरित है। ठीक है, इसका अर्थ आप देख सकते हैं। सुखिनो अनिलो अयम सौमित्रे काल प्रचुर मंथा, सौमित्रे माने हे लक्ष्मण, सौमित्रे माने हे लक्ष्मण। सुख अनिलो अयम माने क्या होता है, सुख सुखद, सुख माने सुखद, अनिलो माने होता है समीर यानी हवा, अयम माने यह। हे लक्ष्मण सुखद समीर वाला यह, काल माने समय, प्रचुर मनथा कामोद्दीपक है, गंधवान सुरभियारसो जात पुष्प फल दुर्मा, सौरभ से युक्त, सुरभियारसो मतलब क्या होता है, सौरभ से युक्त इस बसंत माह में, इस बसंत माह में जात पुष्प फल दुर्मा, वृक्ष फूल और फलों से युक्त हो रहे हैं। गंधवान सुरभियारसो जात पुष्प फल दुर्मा मतलब क्या होता है, सौरभ से युक्त इस बसंत माह में वृक्ष फल और फलों से युक्त हो रहे हैं। चलिए अथवा वाला भी देखते हैं। ये लिया गया है सुभाषित रत्नांश से, तो आप देख सकते हैं कैसे आपको संदर्भ लिखना है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती, यानी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। तस्य ही मधुरम, क्या उससे अधिक उसका मधुर काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और उससे अधिक मधुर उसके सुभाषित वचन है। ठीक है, तो ये अर्थ रहा और आप देख सकते हैं संदर्भ आपको कैसे लिखना है। इसके बाद 9 नंबर में क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 2 करना रहता है आपका। जैसे पहला क्वेश्चन है, सुर भारती के नामनामी लोके प्रथितास्ति, सुर भारती संस्कृत नामनामी लोके प्रथितास्ति। कात्यायनी कस्य राजा आसीत, तो कात्यायनी याज्ञवल्क्य से पत्नी आसीत। कस्य पत्नी आसीत, तो याज्ञवल्क्य पत्नी आसीत। हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत, तो हंस पोतिका स्वर्ण राजहंस दुहिता आसीत। इसके बाद दयानंद गुरु का आसीत, तो बिरजानंद महर्षि दयानंदम गुरु आसीत। पंचशीला कीर्तसा सिद्धांता, तो पंचशीला शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। आपको केवल इसमें से 2 करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद में 10 का क ख गा रस अलंकार छंद से होता है, जो कि आपको 6 नंबर का होता है। तो आप रस अलंकार छंद पढ़ना है, तो मैंने बहुत ही अच्छे से चैनल पे पढ़ाया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। श्रृंगार रस अथवा रास शांत रस, ठीक है, श्लेष अथवा संयुक्त अलंकार, दोहा अथवा रोला छंद, 2-2 अंक हैं। इसके बाद में 11 नंबर प्रश्न से मेरे प्यारे बच्चों निबंध पूछता है। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 9 नंबर का होता है। बेरोजगार की समस्या और समाधान, साहित्य समाज का दर्पण है, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, विज्ञान के चमत्कार, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 का है, जो कि 1-1 नंबर का है। तो गायक का संधि विच्छेद क्या है, गायक का संधि विच्छेद होता है मेरे प्यारे बच्चों गय प्लस अका, गय प्लस अका। ठीक है, गय प्लस अका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामस सेते का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रामस सेते बा वाला सही हो जाएगा, रामस प्लस सेते हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उच्चारण में संधि है
तो उच्चारण में संधि मान मेरे प्यारे बच्चों उत प्लस चारणम यानी व्यंजन संधि है। आ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में खा नंबर में क्या पूछ रहा है, समास। निम्नलिखित में से किसी दो का समास का नाम लिखिए। तो यहाँ यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन सा, अव्ययी भाव समास है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर इसका विग्रह करें तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा यथाशक्ति का हो जाएगा शक्तिम अनित कर्म, शक्तिम अनित कर्म हो जाएगा। ठीक है, शक्तिम अनित कर्म, हिंदी में कहें तो शक्ति के अनुसार। फिर नील कमलम, तो नील कमलम का हो जाएगा नीला कमल हिंदी में। ठीक है, कर्मधारा है। ठीक है, अर्थात अगर संस्कृत में विच्छेद करें तो नीलम कमलम, संस्कृत में करना ही है नीलम कमलम। फिर चंद्रशेखरा में क्या है, कौन सा समास है, तो इसमें है बहुव्रीहि समास। चंद्रशेखरे यश सा, चंद्रशेखरे यश सा। ठीक है, इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रार्थना पत्र से। तो ये कितने का पूछता है, 8 नंबर का। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए, 8 नंबर का होता है। अथवा वाला भी आप देख सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 का, ये भी 1 नंबर का होता है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। किसी एक के धातु और प्रत्यय का योग करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दत्ता, क्या लिखा हुआ है, दत्ता लिखा हुआ है। ठीक है, तो दा प्लस अक्ता क्या हो जाएगा इसका, अगर विच्छेद अलग धातु एवं प्रत्यय बताएंगे तो हो जाएगा दा प्लस अक्ता, यानी दा हो जाएगा धातु, अक्ता हो जाएगा प्रत्यय। फिर है पूजता, तो इसमें पूज प्लस पूज हो जाएगा धातु और प्लस अक्ता क्या हो जाएगा, अक्ता हो जाएगा प्रत्यय। फिर है स्नाता, तो स्ना हो जाएगा धातु और प्लस अक्ता हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही करना है इसमें। फिर दूसरा वाला है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, प्रत्यय बताना है। पठनीय में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें अनियर प्रत्यय लगा है, कौन सा, अनियर प्रत्यय। इसके बाद बुद्धिमान में तो इसमें मतुप प्रत्यय लगा है, कौन सा, मतुप। इसमें गता में अक्ता प्रत्यय लगा है। ठीक है, इसके बाद खा नंबर है इसमें रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो ग्रामम अभिता, तो जहाँ पर अभिता परिता समया शब्द दिख जाए वहाँ पर समझना कि कौन सी विभक्ति है। तो मेरे प्यारे बच्चों वहाँ पर है क्या, द्वितीय विभक्ति। जहाँ पर अभिता शब्द मिल जाए, परिता समया निक्सा, वहाँ पर होगा द्वितीय विभक्ति। पादेन खज्जा, और जहाँ पर किसी, जैसे पादेन माने पैर से, खज्जा माने लंगड़ा है, तो किसी शब्द शरीर के किसी अंग में विकार की बात हो, विकार मतलब कोई शरीर का कोई अंग खराब हो, तो वहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या, तृतीया विभक्ति, ध्यान रखना। ठीक है, खज्जा माने क्या होता है, लंगड़ा। रामेण साह, और जहाँ पर साथ की बात हो, साह के अर्थ में, यानी साह शब्द दिखे तो वहाँ पर होगा कौन सा, तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति इसमें भी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।